नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नोटिस 3338 स्लम एक्ट की। 3338 स्लम एक्ट में इविक्शन और डिमोलिशन, तो घर खाली कराना और तोड़ना, इसके लिए नोटिस आती है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि घर तोड़ना है, खाली करना है, ये अलग मुद्दा है। मुद्दा यहाँ अलग हो जाता है तब जब इसके अंदर सरकारी अधिकारी का पर्सनल रोल होता है। पर्सनल रोल हो जाता है सिर्फ गांधी जी के लिए, सिर्फ गांधी जी के लिए। क्योंकि देखिए, जब डेवलपमेंट आपकी मंजूरी मिल गई है तो घर तो खाली करना है। आज खाली करी, कल खाली करे या परसों खाली करे, बात यहाँ घर खाली करने की नहीं है। बात यहाँ होती है अपने अधिकारों की, कि भाई मुझे भाड़ा प्रॉपर मेरे एरिया के हिसाब से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कॉमर्शियल दुकानदार हैं, कॉमर्शियल दुकानदारों का सर्कुलर 140 के हिसाब से उनके जो भी प्लान है बिल्डिंग की, जो अप्रूव्ड हुआ है, उस प्लान के अंदर में उनके सिग्नेचर्स और उनके एनेक्शन में लिए गए हैं कि नहीं, उनको बताया गया है कि नहीं कि उनकी दुकानें कहाँ हैं। तो ये अधिकार माना जाता है झोपड़ी धारकों का, जो कि सरकार खुद दे रही है, सरकार खुद दे रही है। लेकिन यहाँ जो सरकारी अधिकारी है 3338 के नाम पे सुनने को तैयार नहीं है। आज दिनांक 16/10/2024 आज मेरी हेयरिंग थी गोरेगांव, शांतिनगर और इंदिरा नगर की झोपड़ी धारकों की। वहाँ कुछ 54 लोगों को नोटिस, 54 लोगों को या 56 लोगों को नोटिस आई है। उसमें तकरीबन 42-50 लोगों का मैं की तरफ से मैं अपीयर हुआ था। पहले ये मैटर चला था तो तहसीलदार स्पेशल सेल, उन्होंने नोटिस निकाला था, उनके पास हियरिंग हुई थी। इसके पहले मैंने देखा कि तहसीलदार स्पेशल सेल ही हियरिंग लेते थे और वही ऑर्डर पास करते थे। यहाँ पे जो डिप्टी कलेक्टर एसआर तिड़के साहब जाने के बाद यहाँ पे आई है वैशाली लंबाते। दोस्तों, पहले वैशाली लंबाते जो डिप्टी कलेक्टर हैं उनके बारे में एक चीज़ बताऊंगा मैं, कि पहले वो कंप्लेंट अथॉरिटी 4 में थी और वहाँ बहुत ही चर्चा में थी। जिनकी शिकायत वहाँ के एमएलए ने किया था विधानसभा में कि भैया ये यहाँ पे एनेक्शन के अंदर हेरा फेरी चल रही है और इलीगल आदमियों को पात्रता किया जा रहा है। ओरिजिनल आदमी का नाम की हटा के बोगस आदमी का नाम डाल के पात्रता की जा रही है। इस विषय में लोगों ने, अंधेरी के एमएलए मेरे साथ हिसाब से शायद रमेश लटके साहब हैं, रमेश लटके साहब ने इस चीज़ की कंप्लेंट विधानसभा में की कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है, लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। तो उस पर कार्रवाई करते हुए वैशाली लंबाते को वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया। 2 महीने के बाद, तकरीबन 2 या 3 महीने के बाद अंदाजन डिप्टी कलेक्टर तिड़के साहब को हटा के उनकी जगह पे वैशाली लंबाते को लाया जाता है। अब वैशाली लंबाते का प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे डेमोलिशन, इविक्शन, ये सब चीज़ें हैं, वहाँ पे वैशाली लंबाते बहुत फास्ट काम करती हैं। 3338 में बहुत फास्ट काम करती हैं। उन्होंने आते ही हेयरिंग तहसीलदार स्पेशल सेल से अपने पास ले लिया, जबकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि भाई कंप्लेंट अथॉरिटी कौन। 3338 में अगर पहले तहसीलदार स्पेशल सेल यहाँ पे हेयरिंग लेते थे, तोड़ते थे, उस समय का डिप्टी कलेक्टर इस सारे को सेक्शन 3 के अंदर कंप्लेंट अथॉरिटी बनाया था, तो फिर तहसीलदार स्पेशल सेल हेयरिंग क्यों लेते थे और वो ऑर्डर क्यों निकालते थे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, एक प्रश्न है। और यदि तहसीलदार स्पेशल सेल को बनाया गया था तो अचानक क्या हुआ कि डिप्टी कलेक्टर एसआरए वैशाली लंबाते ने वो जिम्मा अपने ऊपर लिया, ये एक संदेहास्पद प्रश्न है।
अब यहाँ पे हेयरिंग के दौरान भाई सबसे बड़ी चीज़ है कि हेयरिंग के दौरान तो बोलने का मौका कोई देता ही नहीं है लोग। अरे हमारी सुनने के लिए हमने अपील डाला है, हमारा क्या कहना है उसके लिए आपने बुलाया था मैडम। आपका सुनने के लिए हमें नहीं बुलाया गया था। आपने लेटर ये दिया था कि आपका क्या कहना है वो आप आइए यहाँ पे, उसके लिए हियरिंग लगी थी। पहली हियरिंग में कासिद साहब थे। कासिद साहब को बताया गया कि सर ऐसी सी बात है, हमारे पास ना नोटिस प्रॉपर मिली है और ना डॉक्यूमेंट कुछ है, तो हम क्या आर्ग्यूमेंट करें। तो इसके लिए मैं एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूँ आपके पास, एक रिप्लाई फाइल कर रहा हूँ कि भाई मुझे ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद कासिद साहब ने, सुरेश कासिद साहब ने वहाँ पे जो तहसीलदार स्पेशल सेल हैं 2 के, उन्होंने ऑर्डर दिया डेवलपर को कि भाई इनको पूरे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाए। और डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड किया गया। डॉक्यूमेंट के अंदर में LOI, IOA और उसके बाद सोसाइटी का एक GPR जहाँ पे सोसाइटी ने डेवलपर को अपॉइंटमेंट किया है, और कुछ लेटर्स हैं। और वहाँ पे बताया गया कि भाई हमने 98 लोगों के भाड़े जो डेवलपर जो मन से सोच रहा है उस मन से भाड़े जमा कर दिए गए। और उसके बाद जो 147 में 33, 38 के पहले प्रोविजन है कि झोपड़ी धारकों को डेवलपर सूचित करेगा कि भैया झोपड़ी खाली करो, उसके साथ में उनका LOI की कॉपी, उनकी जो भी अप्रूवल हुए हैं वो, और एनेक्शल 2 के विषय में उनको समझाएगा। और उसके अंदर ये भी बताएगा कि भाई आपके लिए ट्रांजिट स्कीम की व्यवस्था की गई है या भाड़े की व्यवस्था की है, तो भाड़ा कितना आप दे रहे हैं, किसके लिए कितना दे रहे हैं, जैसे कॉमर्शियल का, रेसिडेंशियल का कितना भाड़ा है, वो सब बारे में डिटेल्स देंगे। और डेवलपमेंट कब पूरा करेंगे उसके बारे में डिटेल्स दिया जाएगा कि भाई इतने दिनों में हम डेवलपमेंट पूरा करेंगे। ये जो लेटर्स थे वो तकरीबन 50-60 लोगों के लेटर थे, वो गए लेकिन किसी को मिले नहीं। यहाँ पे भी एक संदेश उत्पन्न होता है, संदेह उत्पन्न होता है कि भाई लेटर एक को नहीं मिला, 2 को नहीं, किसी को भी लेटर नहीं मिला। चलिए ठीक है, वो बात भी मैंने बोला उसकी कोई बात नहीं, चलिए ठीक है आपने भेजा था, लेकिन आपने मुझे जो दिया लेटर, जो डॉक्यूमेंट जी, उसके अंदर सिर्फ वो कवरिंग लेटर के झेरोक्स है, मतलब वो लिफाफे के झेरोक्स है, जबकि लिफाफे के अंदर जो लेटर है वो आपने दिया ही नहीं। तो इससे कैसे साबित होगा कि आपने उन्हें क्या लेटर भेजा है। और 210 की तरफ से आपको फेस वाइज प्लान पुटअप करना है, तो फेस वाइज प्लान तो दिया ही नहीं है। तो हमने वैशाली लंबाती मैडम को कहा कि मैडम इसमें जब तक फेस 1 का प्लान ये नहीं पुटअप करेंगे तो इसमें कैसे स्पेसिफाई होगा कि कौन से झोपड़े कहाँ के हैं, क्योंकि 210 में फेस वाइज का मतलब ये नहीं होता कि मैं पूरे प्लॉट में से कहीं भी एक को दे दूँ वो फेस 1 हो गया। फेस 1 का मतलब ये होता है कि फेस 1 में जो आप बिल्डिंग बनाने वाले हैं उस बिल्डिंग के अंदर जो जो अफेक्टेड है उनके एनेक्शन नंबर उनको अंकित करना है, ना कि पूरे प्लॉट में से अंकित करके देना है कि भैया इनको निकालना है। और उसमें ये भी किया है कि उसके अलावा कोई भी झोपड़ा नहीं टूटना चाहिए। अब यहाँ प्रॉब्लम है कि यहाँ 2 सोसाइटियाँ हैं, दोनों सोसाइटी के अलग एनेक्शर्स हैं, स्कीम एक ही है, और दोनों सोसाइटी के लोगों को पर 33, 38 निकाला गया है, शांति नगर और इंदिरा नगर। शांति नगर सोसाइटी छोटी है, 1 से लेके 98 है, और ये शायद 200-250 की सोसाइटी है, उसकी भी एनेक्शर एक ही है। अब 1 से लेके 98 नंबर सीरियल इनका है और 1 से लेके 150 या 256 नंबर उनका है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जो मैं देख रहा हूँ नोटिस, तो उस नोटिस में दोनों सोसाइटियों को मिक्स करके नोटिस दी गई है। अब यहाँ पे एक झोपड़ा है जो मान लीजिए एनेक्शन नंबर 1 है, और बगल में दूसरा झोपड़ा एनेक्शन नंबर 2। अब एनेक्शन नंबर 1 का झोपड़ा बता रहा है कि भैया इंदिरा नगर है, और एनेक्शन नंबर 2 का झोपड़ा दिखा रहा है शांति नगर है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है कि सोसाइटी मिक्स होके सोसाइटी बने, ये तो होता है नहीं। सोसाइटी ये होती है कि भैया एक पार्ट ये है सोसाइटी का, एक पार्ट ये है सोसाइटी का। बड़ा भी एरिया हो तो बीच में से एक तरफ होता है और एक तरफ होता है। एक घर के बाजू में दूसरा घर सोसाइटी का नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के लोग जो होंगे अपनी यूनिटी बनाएंगे, यहाँ के लोग अपनी यूनिटी बनाएंगे।
तो मैंने बोला इसमें संदेह उत्पन्न हो रहा है कि नोटिस कैसे निकाली गई, तो इसके लिए पहले फेस वन का प्लान दिया जाए। और दुकानदारों के विषय में कहा कि भाई सीओ एसआरए ने ऑर्डर रिसेंट में पास किया जिसमें कहा है कि दुकानदारों का जब तक प्लान अमेंडमेंट नहीं होता तब तक उनको पोजीशन हैंडओवर ना करें, ये ऑर्डर दिया गया है। तो वैशाली मैडम ने कहा कि क्या अलॉटमेंट तक, बोले मैडम अलॉटमेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने अमेंडमेंट की बात किया। सर्कुलर 140 के हिसाब से प्लान अमेंडमेंट होना चाहिए ताकि उनके मन की एक शंका जो है वो ख़त्म हो सके कि भाई मेरी दुकान कहाँ है, तो ये उनका अधिकार है। दूसरी चीज़, बिल्डर बोलता है मैं 12,000 भाड़े दूंगा, 12,000 रेसिडेंशियल और 12,000 जो 150 स्क्वायर फीट की दुकान है उसको, उससे बड़ी है उसको 15 और 225 के ऊपर है उसको मैं 18,000 भाड़ा दूंगा। तो ये तो न्याय नहीं हुआ, ये तो न्याय नहीं हुआ, क्योंकि ये गोरेगांव कामा स्टेट का मैटर है जो कि आईटी सिटी है, आईटी सिटी बन चुकी है पूरी। अब वहाँ पे कहाँ 12,000 में भाड़े मिलेंगे बताइए जरा। क्या इस सरकार को और इनको नहीं सोचना चाहिए? यहाँ बिल्डर अपनी मनमानी थोप रहा है और वो जो कंप्लेंट अथॉरिटी है वो उनकी बात कर रही है, उनको ये नहीं पूछती कि भैया भाड़े क्यों नहीं बढ़ा, लोकेलिटी के हिसाब से भाड़े क्यों नहीं दे रहे, ये नहीं पूछ रही है, ये नहीं पूछ रही है। सिर्फ हाँ ठीक है आपने भाड़े जमा कर दिए, मतलब मैडम पहले रुकिए, पहले मुझे बताइए अभी भांडुप घाटकोपर में तो MMRDA 15,000 भाड़े दे रहे हैं वहाँ लोकेलिटी के हिसाब से रेसिडेंशियल को, कॉमर्शियल जो हाईवे टच दुकानें हैं उनको 35,000, जो पीछे वाले रोड पे है उनको 30,000, जो इंटरनल रोड पे है उनको 25,000। तो भाई ये MMRDA तो गवर्नमेंट है ना, तो गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रही है तो बिल्डर क्या गवर्नमेंट से बड़े हो गए? तो उनके लिए अलग कानून है। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, भारत का संविधान का अनुच्छेद क्रमांक 14 का उल्लंघन हो रहा है, जहाँ ये बोला जा रहा है कि सरकार कभी भी भेदभाव नहीं कर सकती, इक्वलिटी होना चाहिए सब में। तो एक सरकार वहाँ पे, यही सरकार वहाँ पे लोगों को इतना भाड़ा दे रही है और यहाँ प्राइवेट डेवलपर अलग भाड़े दे रहे हैं, कम भाड़े दे रहे हैं। भैया वहाँ लोकेलिटी के हिसाब से दिया जा रहा है, वो भांडुप है वहाँ के लोकेलिटी हुए गोरेगांव है, यहाँ तो भाड़े रेसिडेंस में 20,000 में भाड़े नहीं मिलेंगे, 20,000 रुपये में भी भाड़े पे रूम नहीं मिलेगा। तो या ये सरकार को इसमें समानता नहीं लाना चाहिए, कंपनी अथॉरिटी को नहीं पूछना चाहिए, ये पूछना चाहिए। एक बार तो उन्होंने देखा लेकिन फिर उन्होंने अपना मन बदल दिया कि भाई नहीं ये करूँगा तो बिल्डर का, ये करूँगी तो बिल्डर का नुकसान हो जाएगा, और तुरंत कह दिया मैं 2 दिन में 18 तारीख को आप लोग का सेस फाइल कीजिए, मैं क्लोज फॉर ऑर्डर कर रही हूँ। पहली बात तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, क्लोज फॉर ऑर्डर जो ये सिस्टम नया निकला है कि भैया आपका सेस फाइल कर दीजिए हम क्लोज फॉर ऑर्डर कर देते हैं, तो ये एकदम टोटल गलत है। ये कोई भी कानूनी प्रक्रिया के विरुद्ध है। कानूनी प्रक्रिया में जो लोगों की बात है पूरी सुनी जाती है, पूरी की पूरी सुनी जाती है, उसके बाद वो क्लोज फॉर ऑर्डर करते हैं, फिर ऑर्डर निकलता है। ये नहीं होता कि आपके सेस फाइल कीजिए, सेस नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। हमें जो फाइल करना रिटर्न तो करेंगे लेकिन हम वर्बली भी आर्ग्यूमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ का इस नियम अलग ही हो गया है। ये सिर्फ जान छुड़ाने की बात है कि भैया मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम मरो या जियो। मतलब झोपड़ी धारकों के लिए कोई भी दया हमदर्दी ये सारे डिपार्टमेंट में नहीं है। अब 2 दिन में कोई रिप्लाई तैयार होगा? अब मुझे बताइए मैटर कितने लोगों का है? 56 लोगों का, जिसके अंदर तकरीबन 40-50 लोगों का मैटर मैं लड़ रहा हूँ। अब बताइए 50 लोगों का रिप्लाई 2 दिन में कैसे तैयार होगा? भाई हम भी इंसान है ना। तो ये चीज़ें डिपार्टमेंट के अंदर एकदम भ्रष्टाचार की तरह चल रही है। मात्र गांधी जी के लिए झोपड़ी धारकों का जो भी अधिकार है उस अधिकार को भी ख़त्म कर दिया जाता है। मतलब सरकार खुद वहाँ पे भाड़े दे रही है 15,000 रुपये और ये यहाँ पे दे रहे 12,000 रुपये। मतलब अब बिल्डर सरकार से बड़े हो गए, अब बिल्डर सरकार से बड़े हो गए और ये तानाशाह सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। भाई इसके अंदर नियम बना है, कंपनी अथॉरिटी को ये पूछना चाहिए कि जब सोसाइटी का रेगुलेशन नहीं बना है तो यहाँ पे एआर डिपार्टमेंट पता करे कि भैया लोकेलिटी का भाड़ा क्या है और आप क्या भाड़ा डिसाइड, उसमें जो ज़्यादा भाड़ा रहेगा वो भाड़ा प्रोवाइड करने का नियम है SRA में। लेकिन यहाँ पे मनमानी ये होती है कि बिल्डर की बातें
झोपड़ी धारकों के सर पे थोपी जा रही है। बिल्डर की बातें झोपड़ी धारकों के सर पे थोपी जा रही है। अब यही मैटर दीजिए, आज ही का मैटर, मतलब 16 तारीख का ही मैटर है। पठानवाड़ी में सोसाइटी का मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, उस सोसाइटी में एक जन का मैटर्स था जिनके घर में मंदिर है। अब वहाँ पे हमने यहाँ पे 33 का ऑर्डर निकला। 33 ऑर्डर के बाद हमने अपील फाइल किया। कहाँ पे? 35 में हम गए AGRC। अब AGRC पुटअप करने के बाद उन्होंने बोला 1 हफ्ते में आपको नंबर मिलेगा। अब 1 हफ्ते में, अब उस बीच नवरात्रि आएगी, बहुत सारे डिपार्टमेंट समय समय पे, मतलब छुट्टियां थी, छुट्टियां चलते नवरात्रि के बाद वो गए वहाँ पे पता करने। अब नवरात्रि में ही नोटिस निकल दिया, वैशाली लंबाते के आने के बाद तुरंत नोटिस निकल गई कि भैया आप खाली करो, नहीं तो आपका घर डेमोलिशन कर देंगे हम 16 तारीख को आके। हमने जबकि वहाँ पे अपील फाइल करने के बाद हमने सर्विस भी कर दिया है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है? देखिए, मैं हर बार कहता हूँ कि सरकार झोपड़ी धारकों के अधिकारों को से वंचित कर रही है। पहले 35 का रूल था, 35(3) के अंदर दिया गया था कि अगर आपने अपील एडमिट हो गई, इट मीन डीम टू बी स्टे, तो वो स्टे हो जाएगा वहाँ पे और कोई भी हरकत नहीं कर सकता टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द अपील। जब तक फाइनल उसका ऑर्डर नहीं आता अपील का, तब तक उस अथॉरिटी के पास, जहाँ पे 35 में डाला गया है। अब यहाँ से क्या किया कि इस क्लॉज को ख़त्म कर दिया कि आपको स्टे लेना पड़ेगा। अब AGRC में आप अपील फाइल करो तो 1 हफ्ते के बाद बुलाते हैं कि भैया नंबर ले लो। अब 1 हफ्ते का जब नंबर लेने जाएंगे तो भाई वहाँ पे बोलते हैं कि भाई हेयरिंग पे तो स्टे लेना है आपको। अब बताइए, हेयरिंग पे स्टे तक तो ये आके तोड़ दे रहे हैं, हेयरिंग के स्टे तक तो ये आके तोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे गरीब झोपड़ी धारक क्या करें? आज उनका मामला है, तोड़ा गया, जबकि मंदिर का मैटर था। उन्होंने कहा कि आप मंदिर निकालिए। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर क्या करें? मैं बोला मंदिर को आप क्यों हटा रहे? उन्होंने बोला हम तोड़ेंगे, उनको तोड़ने दीजिए, आप क्यों तोड़ रहे हैं? आपने तो अपील फाइल किया है ना। पहली बात दोस्तों, DCR 96 के हिसाब से यहाँ पे मंदिर को तोड़ना है या मंदिर को बनाना है, उसके अंदर कमिश्नर्स की परमिशंस लगती है, मुंबई पुलिस कमिश्नर की परमिशन लगती है, उसके अलावा नहीं कर सकते। बहुत ही, क्योंकि ये जो मैटर है एक आस्था का मैटर है, तो इसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन ये अधिकारी, इनके सामने ईश्वर भगवान कुछ नहीं है, बस तोड़ो बस तोड़ो। हालांकि पूरा घर तोड़ दिया गया, लेकिन मंदिर तोड़ने के लिए कोई आगे नहीं आया, ना पुलिस डिपार्टमेंट आगे आया, ना उसके डिपार्टमेंट आया, ना बिल्डर के लोग आए। मंदिर वहीं कोने पे छोड़ दिया गया है, जबकि उस डेवलपर का 80% प्लॉट खाली है, 80% प्लॉट पहले से खाली है, और इनका जो स्ट्रक्चर है जो खाली प्लॉट से बहुत दूर है। अब बताइए, 80% स्ट्रक्चर खाली, प्लॉट खाली होने के बावजूद बिल्डर ने 2018 से एक पिलर तक खड़ा नहीं किया, एक बीम तक खड़ा नहीं किया है। तो उस बिल्डर के लिए ये डिपार्टमेंट क्यों तोड़ रहे हैं झोपड़े? क्या उन्हें ये नहीं बोल सकते भैया 80% आपका खाली है तो आप डेवलप क्यों नहीं कर रहे हैं? 80% में तो दोस्तों ये 100% समझ लीजिए कि डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे झोपड़ी धारकों के साथ यही अन्याय हो रहा है कि यहाँ पे मकसद एक ही है, डेवलपमेंट हो चाहे न हो, लेकिन झोपड़पट्टी धारकों को हटा दो। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सरकार चाहे किसी की भी हो, सबका टारगेट एक ही है, झोपड़ी धारकों को मुंबई से हटाओ, झोपड़ी धारकों को मुंबई से हटाओ। क्योंकि ये यहाँ सांघाई बनाना चाहते हो, सांघाई के अंदर गरीब झोपड़ी धारक करेंगे क्या? तो ये प्लानिंग है, उस प्लानिंग के तहत ही चल रहा है कि जब 2018 से डेवलपर ने सिर्फ वहाँ पे थोड़ा सा डिगिंग खड्डा खोद के रखा है और बाकी काम नहीं किया, तो फिर 80% प्लॉट खाली होने के बावजूद 38 लागू कैसे होती है? ये क्या CEO सारे महेंद्र कल्याणकर जी बताएंगे? क्या ऐसे प्लॉट पे 38 लागू होनी चाहिए जहाँ डेवलपर ने 2018 से एक पिलर नहीं खड़ा किया और 80% प्लॉट खाली है?
तो ये चीज़ होती है, आपको आपका अधिकार भी नहीं मिलेगा। कानून के अंदर इतनी गड़बड़ियां हैं, इस सारे में तो सबसे पहली बात जो हेयरिंग चलती है वो चलानी ही नहीं चाहिए। यहाँ पे एक स्पेशल फोरम लगाना चाहिए जहाँ पे एक सीनियर एडवोकेट्स या फिर रिटायर्ड जस्टिस की नियुक्ति करना चाहिए, उनके सामने चलाना चाहिए। इनके पास कानून, ये सर्कुलर बोलते हैं, हमारा सर्कुलर से कोई लेना देना नहीं। अब बताइए, ये सर्कुलर एसआरए का है और एसआरए के लोग ही बोलते हैं हमारे सर्कुलर से कोई लेना देना नहीं है। क्या ये बात सत्य है? क्या ये होनी चाहिए इस चीज़ को? भाई आप एसआरए के डिप्टी कलेक्टर हैं, आपको हर सर्कुलर मालूम होना चाहिए, हर सर्कुलर के हिसाब से ही आपको ऑर्डर पास करना है। आप जो अधिकार सरकार ने दिया है उस अधिकारों का हनन कर रहे लोगों के लिए, लोगों को वंचित कर रहे हो अधिकारों से, ये टोटल गलत है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैं बता रहा हूँ, ये 30 थी 38। और दोस्तों देखिए, मेरे पास जो भी आए, चाहे 50 आए, चाहे वो भी जो आए थे पठानवाड़े, मैंने उनको एक ही कहा था, 30 थी 38 में आपको दुनिया की कोई भी ताकत झोपड़े रोक नहीं सकती। या तो सरकार आपका मदद करे, अदरवाइज कोई नहीं। कोर्ट भी आपको वहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देगा, क्योंकि हम भी भुक्तभोगी हैं 30 थी 38 के, बहुत लड़े हैं। लेकिन तब समझ में आया 30 थी 38 में सिर्फ डिमांड कीजिए भाड़े के लिए, डिमांड कीजिए भाड़े के लिए अपने अधिकारों की बात। तो दोस्तों बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ में। ऐसे ही जो भी प्रॉब्लम्स इस सारे के हैं वो हम आपको बताएंगे, आपको अलर्ट करेंगे, आपको समझाएंगे क्या करना है, कैसे करना है। जब हमने डेवलपमेंट में हाथ डाल ही दिया है तो घर तो टूटना है, आज टूटे कल टूटे, लेकिन उसके लिए लेकिन अपने अधिकारों की लड़ाई लिए। और कल जो क्वेश्चंस हमने दिए थे उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए। बहुत लोगों ने बोला बिल्डर गांधी जी के थ्रू करवा सकता है सर, लेकिन अगर आप लड़ेंगे तो फिर उस पर डंडा भी गिरता है, क्योंकि आप गांधी जी तो देख रहे हैं, गांधी जी का डंडा भी होता है, गांधी जी की लाठी होती है, वो लाठी भी पड़ती है। तो इसको समझिए, सोसाइटी की परमिशन के बगैर डेवलपमेंट को परमिशन नहीं मिलेगी, ये कानून है। सर्कुलर 59 जो कि हमारे रमेश गुप्ता जी ने पहले ही सुबह एकदम परफेक्ट ये किया था, और भी लोगों ने बताया है, सही है। तो दोस्तों इसी तरह हम चलते रहेंगे। आज का क्वेश्चन ये है कि डेवलपर्स को पात्रता के लिए कितना % एरिया पिछले 5 वर्षों में डेवलप किया हुआ होना चाहिए। मतलब जो एरिया डेवलप करने जा रहे हो उसका कितना % एरिया 5 वर्षों में उस लोग एरिया मतलब सिटी महानगर पालिका में डेवलप किया हुआ होना चाहिए। उसकी जो भी सर्कुलर्स है, % क्या है वो आप बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।